हरिओम। आइए, कल हम लोगों ने जल संसाधन के विषय में अध्ययन किया था। आज हम लोग वनों में, भारत में वनों का संरक्षण, इस वन संसाधन के विषय में अध्ययन करते हैं। भैया, 1894 ब्रिटिश सरकार जब अंग्रेजी हुकूमत अपने यहाँ थी, उस समय एक वन नीति बनाई गई थी। उसका उद्देश्य था वनों की देखरेख एवं विकास हेतु राज्य में वन विभाग की स्थापना उसी समय की गई थी। इसकी दो प्रमुख बातें थी। वो जिस उद्देश्य से उन्होंने, अंग्रेजों ने इसको लगाया था, उसके उद्देश्य था राजस्व प्राप्त करना और वनों का संरक्षण करना। अब संरक्षण का जो पहला कार्य हुआ स्वतंत्रता के बाद 1950 में एक केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना की गई। वनों के संबंध में नवीन नीति की बनाई गई। इसकी चार प्रमुख बातें थी। वनों का क्षेत्रफल बढ़ाकर 33.3% करना, नए वनों को लगाना, वनों को सुरक्षित करना और चौथा, वनों के संबंध में अनुसंधान करना, मतलब खोज करना। नंबर 2, 7 दिसंबर 1988 को नवीन वन नीति घोषित की गई, जिसके 3 लक्ष्य थे। पर्यावरण में स्थिरता लाना, जीव जंतुओं और वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण करना और लोगों की बुनियादी जरूरतें भी पूरी करना। इस वन नीति की मुख्य निम्न बातें थी। पहाड़ी, घाटियों व नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वन बढ़ाए जाएं। पहाड़ी क्षेत्र व घाटी है जहाँ हैं, जो हमारे लिए कृषि अनुपयोगी भूमि पड़ी है, उसमें वन लगाए जाएं। जंगलों पर आदिवासियों और गरीबों के पारंपरिक हक बरकरार रखे जाएं। अर्थात वनों में रहने वाले वनवासी, आदिवासी जनजाति लोगों के हक और उनकी परंपराओं को विलुप्त किए बगैर, उनको क्षति पहुंचाए बगैर इस कार्य को किया जाए। वनों की उत्पादकता बढ़ाना, उसमें ध्यान देना। वर्तमान वनों की कटाई से बचाना और पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना। उद्योगों को रियायती दर पर वन उत्पाद प्राप्त करने पर रोक लगाई जाए। ये पहली नीति बनी कि उद्योगों को रियायती दर पर वन उत्पाद प्राप्त हो जाते थे, उस पर रोक लगाई जाए। ग्रामीण और कुटीर उद्योग को छोड़कर वन पर आधारित उद्योगों को इजाजत ना दी जाए। ग्रामीण व आदिवासी इलाकों के लोगों को ईंधन, चारा, छोटी इमारती लकड़ी की पूर्ति पर ध्यान दिया जाए। इसका नंबर 3 उद्देश्य था वर्ष 1988 की घोषित राष्ट्रीय वन नीति को क्रियाशील बनाने के लिए 1999 में एक 20 वर्षीय राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना लागू की गई थी। इसमें था केंद्रीय वन आयोग की स्थापना, अर्थात केंद्र सरकार ने 1965 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की। इसका कार्य था आंकड़े व सूचनाएं एकत्रित करना, तकनीकी सूचनाओं को प्रसारित करना, बाजारों का अध्ययन करना और वन विकास में लगी संस्थाओं के कार्य को समन्वित करना। दूसरा था भारतीय वन संरक्षण संगठन। वनों में क्या वस्तुएं हैं, इसका पता लगाने के लिए 1971 में इस संगठन की स्थापना की गई थी। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना। देहरादून में वनों से प्राप्त वस्तुओं तथा वनों के संबंध में अनुसंधान एवं शिक्षा देने के लिए इस संस्था को स्थापित किया गया। इसके 4 क्षेत्रीय केंद्र थे: बेंगलुरु, कोयम्बतूर, जबलपुर, बुरनोहट। अगला था काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना। राज्य सरकार के वन अधिकारियों कर्मचारियों को लकड़ी काटने के प्रशिक्षण के लिए 1965 में देहरादून में काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया। अगला था राज्य वन विकास निगम की स्थापना। पहले वन ठेके में दे दिए जाते थे कटाई के लिए। इस ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर
वनों की कटाई है तो वाणिज्यिक वन विकास की स्थापना 19 राज्यों में की गई। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1978 में स्वीडिश कंपनी की सहायता से भारत के अहमदाबाद में इस संस्थान की स्थापना की गई। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना की। यहाँ पर अनुसंधान केस के आधार पर वन प्रबंधन में स्नातकोत्तर व डायरेक्टरेट की उपाधि दी गई ताकि इस शिक्षा से लोग अवगत हों। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम पारित करके किसी भी वन भूमि को सरकार की अनुमति के बिना कृषि भूमि में परिवर्तित नहीं करने का प्रावधान निश्चित कर दिया। सरकार ने वन को 4 भागों में बांट दिया: सुरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम्य वन, वृक्ष समूह। वन महोत्सव की योजना वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाने, जनता की भागीदारी को उसमें समाहित करने के लिए तत्कालीन कृषि मंत्री श्री के.एम. मुंशी ने 1950 में वन महोत्सव अर्थात अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन प्रारंभ किया। यह 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। सामाजिक वानिकी, इसके अंतर्गत विश्व बैंक से अनुदान प्राप्त कर सड़क के किनारे, अपने खेतों में तथा प्रत्येक छात्र एक पेड़ स्कूल व कॉलेजों में यह नारा विकसित किया गया ताकि वनों का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सके। वन कानून को प्रभावी ढंग से लागू करके हरे वृक्षों को काटने पर रोक लगाई गई है। हिमालयन क्षेत्रों में पशुओं की मुक्त चराई पर उचित रोकथाम की व्यवस्था भी की गई। संयुक्त वन प्रबंधन, देश के 21 राज्यों में संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत 70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के नष्ट हुए वनों के विकास हेतु 35,000 ग्रामीण वन सुरक्षा समितियां बनाई गई। ये समितियां वन क्षेत्र के आसपास के गांवों में बनाई गई हैं। आपके भी ग्राम में यह समितियां होंगी जिसका निर्वाचन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। आइए अब हम वन्य प्राणी एवं विलुप्त हो रहे वन्य प्राणी के विषय में जानते हैं। वन्य जीवों से वन्य जीव भी मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। जिस तरह वन हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है, उसी प्रकार वन्य जीव भी हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि वनों से हमें मांस, खाल, दांत आदि प्राप्त होते हैं। मानव ने वन्य प्राणियों को बेदर्दी से विनाश किया, क्योंकि अपने यहाँ स्वाभिमान बन चुका था। शिकार करना, आखेट खेलना आदि कथा कथानकों के माध्यम से अपन सुनते हैं कि यह एक हमारे स्वाभिमान का विषय बन चुका था। इसलिए बाघ, सिंह, हाथी, गैंडों की संख्या में निरंतर कमी आई, जिससे कुछ प्रजातियां तो पूर्णतः लुप्त हो जाने के कगार पर आ गई। इन्हीं पर्यावरण संतुलन के लिए बचाना आवश्यक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। तो बड़े पैमाने पर सबसे पहली बात, बड़े पैमानों पर वनों का विनाश। दूसरा, विविध उद्देश्यों से वन प्राणियों का शिकार, पर्यावरणीय प्रदूषण, जीवों के प्रति घटती दया भावना, कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल, मानव समुदाय की उपेक्षापूर्ण सोच। वन्य प्राणी के प्राकृतिक, अब आइए देखते हैं संरक्षण कैसे किया जा सकता है इसका। तो इसके संरक्षण करने के लिए वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचाए बिना प्रबंधन करना, वन्य जीव के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना, वन्य क्षेत्रों में जैव मंडल रिजर्व की स्थापना करना, लुप्त हो रहे जीवों का पुनर्स्थापन के लिए राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य की स्थापना करना, वन्य जीवों के प्रति लोगों के रवैये में परिवर्तन हेतु शिक्षा एवं जागरूकता विकास करना, वन्य जीव प्रबंधन की योजनाओं को ईमानदारी से लागू करना, विलुप्त हो रहे प्राणियों के लिए कुछ अभयारण्य
राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, पाई जाने वाली दुर्लभ प्रजातियां आदि, यह आपको इसमें देखने को मिलेगा, उसका अध्ययन करेंगे। जैसे असम बारपेटा, असम जोरहाट गुजरात, मणिपुर गुजरात, राजस्थान जैसलमेर बाड़मेर, सिक्किम तमिलनाडु, उड़ीसा मयूरभंज, उड़ीसा बालेश्वर, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, राजस्थान भरतपुर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि में कई इनमें सब में एक एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान और वहाँ पाए जाने वाले जीव जंतुओं दुर्लभ जो विलुप्त हो रहे हैं उनके नाम भी लिखे हुए हैं। ये आपको अपने उत्तर पुस्तिका में इसको लिखेंगे और पढ़ेंगे। एक बाघ और हाथी परियोजना बनाई गई थी। 1973 में बाघ और हाथी प्रजाति का निरंतर शिकार होने से ऐसा लगा कि ये दोनों प्रजातियां विलुप्त की कगार में हैं। तो 1973 में बाघ की व्यवहारिक संख्या से अस्वस्थ होते हुए संरक्षित करना है। हाथियों को संरक्षित करने के लिए देश में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई, जो 14 हाथी परियोजनाएं चल रही हैं। अब जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र को अपन समझेंगे। देश में पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण एवं आनुवांशिक विविधता को सुरक्षित करने के उद्देश्य से जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई है। वर्तमान में देश में 14 जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, उसको आप समझेंगे ताकि पाठ पढ़ने में, पाठ को समझने में आपको कठिनाई ना हो। इसलिए जैसे शब्द आया था ह्यूमस, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को ह्यूमस कहते हैं। यह मृदा को उपजाऊ बनाता है। मृदा परिच्छेदिका, इसको पाठ में यद्यपि आपने पढ़ा है, फिर भी मृदा के क्रमिक क्षैतिज परतों विन्यास, उसकी स्थितियों को दिखाने वाले ऊर्ध्व काट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। मृदा क्षय, मिट्टी की उर्वरता में कमी को मृदा क्षय कहते हैं। मृदा अपरदन, बहते हुए जल अथवा वायु द्वारा मृदा के आवरण का हटाना, यानी एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान की ओर ले जाना। भूपृष्ठीय जल, धरातल का या भूपटल पर पाए जाने वाला जल। बाधिकाएं, मिट्टी अपरदन के क्षेत्र में मिट्टी की मेड़ बनाकर बाधिकाएं बनाना, यदि मेड़ बंधन। प्रवेश से चट्टानें, ऐसी चट्टानें जिनमें भूपृष्ठीय जल प्रवेश कर जाए। अप्रवेश से ऐसी चट्टानें जिसमें भूपृष्ठीय जल प्रवेश न कर पाए। जल संभार क्षेत्र, जल से भरे रहने वाले क्षेत्र। यह आज आपका यह पाठ प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। इसके प्रश्न आपको PDF में दिए जाएंगे, उसको लिखकर आप व्यक्तिगत हमारे WhatsApp पे भेजेंगे। अच्छे उत्तर देख करके उनमें से जो त्रुटियां, कमियां रह जाएंगी उसको पूरा करते हुए आपको उत्तर बताए जाएंगे। धन्यवाद।